शेर की दहाड़ हो तुम, बादशाहों को बेजार कर दे ऐसी पहाड़ हो तुम। दुनिया तुम्हें बरसों याद रखे ऐसी ललकार हो तुम। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो ऐसी शख्सियत के बारे में बनाने जा रही हूँ जिसने एक बार में एक बहुत बड़े शेर को मार के गिरा दिया था, जान से मार दिया था। इसी वजह से उनका नाम शेर खान पड़ गया, क्योंकि उनका असली नाम कुछ और था। असली नाम उनका था फरीद खान, और उनको शेर खान नाम दिया था बिहार के शासक, अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी। इन्होंने उनके इस काम से वो इतना इम्प्रेस हुए कि उनको शेर खां का नाम दिया और वो शेर खान कहलाए। बाद में यही बन गए सूरवंश के बादशाह शेर शाह सूरी। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनके पिता का नाम था हसन खान सूर। ये सब जो है बाबर के सेना में ही काम किया करते थे। इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में हरियाणा नरहौल में, और कुछ कहते हैं बिहार के सासाराम में, क्योंकि इतिहासकार आज तक एक मत नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कहानी तब की है जब बाबर इंडिया में यानी भारत में आने की कोशिश कर रहा था। काफी दिनों से और काफी बार वो कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक ऐसा मौका उसके हाथ लगा, क्योंकि इंडिया में सब अलग अलग छोटे छोटे राज थे और सबका अपना राजा था, पर दिल्ली सल्तनत मेन था। दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी वंश का शासन था। तो सब लोग उसको हटाना चाहते थे, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि उसको हटाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए सब लोगों ने बाबर को इनवाइट किया। सब लोगों ने ये कहा, आ बैल मुझे मार। सबसे पहले उसे इनवाइट किया था पंजाब के शासक, गवर्नर रहे दौलत खान लोधी। उन्होंने चिट्ठी भेज के और सपोर्ट के साथ लोगों को भेजा और कहा कि आप आएं और इनको यहाँ से हटाएं। उसके अलावा राणा सांगा ने इनको इनवाइट किया था और कहा था कि आ करके इब्राहिम लोदी को हरा दें और दिल्ली सल्तनत से उसे उखाड़ फेंके, क्योंकि सबको दिल्ली सल्तनत की सत्ता चाहिए थी और लोगों को ये पता नहीं था। क्योंकि राणा सांगा ने ये सोचा कि ये तो तैमूर लंग का वंशज है, सब लुटेरे होते हैं, ये आएगा, लूटेगा, सबको मारेगा और चला जाएगा। उन लोगों को बाबर के इस दिमाग का पता नहीं था कि बाबर क्या करने वाला है। तो बाबर ने टोटल अपनी जिंदगी में 4 जंगें जो इंडिया में जीती थी। सबसे पहला 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ, जो बाबर ने जीता और मुगल वंश की स्थापना कर दी। दूसरा युद्ध उसने जीता था खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, क्योंकि राणा सांगा ने तो कहा था कि तुम्हें तो आना है और मार के चले जाना है, पर बाबर यहीं रुक गया और यहाँ का पूरे इंडिया भारत का बादशाह बन गया। तो राणा सांगा के साथ, जो महाराणा प्रताप के सब वंशज हैं, इनके साथ इनका युद्ध हुआ। उसमें राणा सांगा भी मारे गए और ये बाबर जीत गया। उसके बाद लड़ाई हुई चंदेरी का युद्ध। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, ये अलग विषय है, पर यह बताना जरूरी है कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय के साथ हुआ था, जो राणा सांगा के सपोर्टर भी थे और ये मालवा के थे। तो ये चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर के साथ। इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने बाबर के तरफ से, यानी मुगल के सेना में थे ये, और ये लड़ाई लड़ी थी और ये सब जीते थे। बाबर ने जीतने के बाद सब लोगों ने अपने पर्सनल इक्वेशन के लिए बाबर को भारत में बुलाया और बुलाकर अपने सर पे सबने बैठा लिया। चंदेरी के युद्ध जीतने के बाद जब बाबर ने उसे एक सहयोगी बनाया, अच्छा पोस्ट पे बैठाया शेर शाह सूरी को, क्योंकि शेर शाह सूरी का जो बचपन है वो बहुत तकलीफ में गुजरा था। उनकी सौतेली माँ थी और उन्हें बहुत सताया करती थी और उन्हें हमेशा कहती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, प्रॉपर्टी छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो।
तो इस वजह से वो चले गए थे और जाकर मुगल सेना में भर्ती हो गए थे और इस तरीके से चंदेरी की युद्ध में उन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था। ये जो जंग था, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद बाबर ने लड़ा घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ था, जो अफगानों के साथ हुआ था। बिहार और बंगाल के जो अफगान थे उनके साथ हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि बाबर की मृत्यु के बाद जो है, हुमायूं इतना पावरफुल शासक नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि सब फिर से शक्तिशाली हो जाते हैं और शेरशाह सूरी भी, इनको बंगाल और उत्तर प्रदेश में काफी पकड़ थी, यानी बिहार में इनकी बहुत ज्यादा पकड़ थी और ये अपना राज घोषित कर चुके थे, यानी ये शक्तिशाली बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में स्थित था ये चुनार का दुर्ग, चुनार का किला, उस पर वो कब्जा करते हैं और वहां से खूब धन दौलत इकट्ठा करते हैं शेरशाह सूरी। और उनकी जो विधवा थी, लॉर्ड मलिका नाम था, उनसे वो शादी करते हैं और वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इस तरीके से शेरशाह सूरी जो है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं कि अब तो ये सब जीत चुके हैं। जब ये बाबर की सेना में जंग लड़ रहे थे, यानी बाबर की तरफ से अफगानों से, तभी इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर किस्मत ने, भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ कर भगा दूंगा। और इनकी बात सच हो गई, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं इतना शक्तिशाली राजा था नहीं, क्योंकि उसे तो विरासत में चीजें मिली थी, वो उतना ट्रेन नहीं था। पर शेरशाह सूरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी जिसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ, सैन्य शक्ति में माहिर, जंग में हर जंग जीतने वाले, उनको कोई नहीं हरा सकता था, वो इतने बहादुर थे। तो जब 1530 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, क्योंकि हुमायूं जान चुका था कि शेर शाह जो है उनके लिए खतरा पैदा कर रहा है और वो बंगाल जाना चाहता था और बंगाल को जीतना चाहता था। तो उसको पता था कि अगर बंगाल जाऊंगा तो बिहार से होते हुए गुजरना पड़ेगा और बिहार पे जो है शेर शाह की सूरी का शासन था। तो फिर क्या होता है कि वो आता है, ये गलती हुमायूं करता है और आता है और चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं की सेना पहले ही बहुत घबरा जाती है, जबकि उसकी सेना में हजारों लाखों ज्यादा सैनिक थे और शेरशाह सूरी के कम थे, पर इनकी आत्मबल बहुत ज्यादा थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि इनके जो लीडर था शेरशाह, ये बहुत स्ट्रांग थे। तो पहले से ही, यानी जंग पूरी होती भी नहीं है और हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है। हारने के बाद वो जान बचाकर अपना भागता है। शेरशाह सूरी के सबसे प्रमुख रहे ब्रह्मपुत्र गौड़, ये उनके प्रमुख सेनापति थे, वो उनके पीछे लगाता है। वो सिर्फ ये बोलता है कि वो जान ना मारे और उनको यहाँ से खदेड़ दे, यानी हिंदुस्तान से वो भगा दे। इस तरीके से शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाते हैं और पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा कर लेते हैं। और हुमायूं जो है यहाँ से वो भाग जाता है और अफगान चला जाता है अपने राज, और फिर से वो कोशिश करने लगता है। इधर ये शेरशाह सूरी जो है दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद वो शूर यानी सूरी वंश की स्थापना करते हैं, अफगान शासन के। ये लोग अफगानी थे। सबसे पहले ये द्वितीय अफगान शासक थे, यानी सबसे पहले अफगानी शासक की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, क्योंकि लोदी जो थे, जो लोदी डायनेस्टी थी, ये भी सब अफगानी थे और ये भी अफगानी थे। तो सबसे सर्वप्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। उसके बाद दोबारा द्वितीय अफगान शासन की स्थापना शेरशाह सूरी करते हैं और बहुत बड़ा राज स्थापित करते हैं। सिर्फ 5 साल में, यानी 1540 में वो आगरा में अपना राज अभिषेक कराते हैं और 5 सालों के अंदर जितना इन्होंने काम किया, शायद ही कोई बादशाह इतना काम किया होगा जितना इन्होंने काम किया। इन्होंने सबसे पहले अपने राज को स्ट्रांग बनाया और सब चीजों को, यानी उस जमाने में जो है भूमि नापने, यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स
भूमि टैक्स होता था, यानी किसानों से मिलता था, तो सबसे पहले इन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद उन्होंने गज सिकंदरी, एक भूमि नापने की इकाई होती है, इसको स्थापित किया और इससे भूमि नापा जाता था, उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसका जो आविष्कार है वो सिकंदर लोदी ने किया था और इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू किया। डाक व्यवस्था जो काफी इंपॉर्टेंट था लोगों को एक दूसरे के यहाँ मैसेज भेजने के लिए। तो सबसे पहले जो है डाक व्यवस्था जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसका इसका मतलब इसके बारे में जो है जो बुक है राहेला, इब्ने बतूता की जो बुक है राहेला, उसमें इसका विवरण है पूरी तरीके से कि किस ढंग से उसने डाक व्यवस्था शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने काफी बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। और सबसे बड़ी सड़क आप लोगों को पता है जिसे जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसकी स्थापना की, पर सर्वप्रथम इस रोड की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, इसका भी इतिहास में विवरण है। और इन्होंने, पर उस जमाने में ये कच्ची सड़कें थी, बाद में इसको सही ढंग से इसे सड़क आजम का खिताब दिया और शेर शाह सूरी ने इसे रखा, बनवाया पूरा बहुत बड़ी सड़कें, जो कितने स्टेट को होते हुए बंगाल सोनार बाग से शुरू होता है और ये बनारस, दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक गया हुआ सड़क है। सोचो ये कितनी बड़ी सड़क है। और इस सड़क के दोनों तरफ इन्होंने पेड़ लगवाए। इन्होंने कितना बड़ा काम किया। सबसे पहले इन्हीं के देन है जो इन्होंने रोड के, सड़क के किनारे बड़ी बड़ी पेड़ों को लगवाया ताकि लोगों को, मुसाफिर को छांव यानी आराम मिल सके। उसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े सराय की स्थापना कराई। सराय यानी लोगों के पेइंग गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं, गेस्ट हाउस की स्थापना कराई ताकि लोग ठहरे और आराम करें। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हाईवे पे बड़े बड़े जो है रिसोर्ट और चीजें होती है, ये सब की शुरुआत शेर शाह सूरी ने किया था। उसके अलावा बाद में जो है इसी रोड को जो है लॉर्ड कर्नल ऑकलिन ने इसको जो है जीटी रोड का नाम दिया। पहले सड़क आजम इसका नाम था और बाद में उन्होंने इसको जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनाया। इसके अलावा उन्होंने जो आज हमारे देश का जो रुपया है, करेंसी रुपया, इसको सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था। यानी रुपया जो शब्द है उनका ही दिया हुआ है। उन्होंने चांदी की रुपया का स्थापना किया। उनके पास 29 टकसालें थी और उन्होंने बहुत सारे चांदी के सिक्के चलवाए यानी रुपया चलवाया। उसके अलावा उन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिसे अशरफी और अशरफ कहा जाता था। उसके अलावा जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो इकोनॉमिक यानी जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए उन्होंने तांबे का सिक्का यानी दम, उसे दम कहा जाता था, उसे शुरू करवाया ताकि लोग जो है अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इतना कुछ करने के बाद उन्होंने काफी काम किया जितना ये कर नहीं सकता कोई भी बादशाह। और उसके अलावा इनके बावर्ची खाने में यानी शाही बावर्ची खाने में रोज 500 लोगों का खाना बनता था बांटने के लिए, यानी कोई भी गरीब भूखा ना रह सके। ये इतने दयालु थे कि अगर किसी का भी खेत बर्बाद हो जाता था जंग के दौरान तो उस लोगों को, सारे किसानों को मुआवजा दिया जाता था कि आपके खेत में अगर कोई प्रॉब्लम आया है, आपका खेत बर्बाद हुआ है, उससे मुआवजा दिया जाता था। सोचो ये कितने डाउन टू अर्थ थे और कितना लोगों के बारे में ये बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष थे। इनके नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये भारत को ही अपना देश और वतन मानते थे और मुगलों से सख्त नफरत करते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि मुगल यहाँ पे रहे और उन्होंने मुगलों को पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ के भगा दिया। उसके अलावा कालिका रंजन जो राइटर हैं, कालिका रंजन कानून को अपनी किताब में शेर शाह के बारे में लिखते हैं। उनकी जो किताब है इज हिस्ट्री हैज टॉट अस एनीथिंग, और ये फरहत नसरीन लिखती हैं कि शेर खां की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे
और अब्दुल कादिर बदायूं अपनी किताब में भी लिखते हैं वो कितना डाउन टू अर्थ थे। बड़ी बड़ी चीजें बनवाई, दिल्ली का पुराना किला बनवाया उन्होंने। उस पुराने किले में जो है एक मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाने के बाद उन्होंने उसके बाद जो है उनका जो आखिरी अभियान था वो कालिंजर का किला था। कालिंजर का किला आज के डेट में बुंदेलखंड यूपी में उत्तर बिहार में है। तो वो वहां कुछ उनके चीजें थी, वहां वो आक्रमण करने गए, पर चूंकि कालिंजर का जो किला था वो बहुत ही ऊंचाई पे था और वहां फतेह करना इतना इजी नहीं था। उन्होंने पहले सुलह करने की बात की थी पर वो इतना इजी नहीं था। उसके बाद क्या होता है, वो वहां जाते हैं, ये लोग जंग करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और ऊंची दुर्ग बनवाते हैं ताकि वो हमला कर सके वहां जीतने के लिए। पर वो बहुत मुश्किल से, जब बारूद यहाँ से फेंकी जा रही थी, कालिंजर का जो किला था वो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही मजबूत था, तो जब इन लोग बारूद यहाँ से फेंक रहे थे तो एक बारूद का जो गोला है वो किले से टकराकर वापस चला आता है और जहाँ शेर शाह सूरी खड़े थे उसी खेमे में चला जाता है और ये बुरी तरीके से जल जाते हैं। ये जल जाते हैं और फिर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तब भी वो कोशिश करते हैं कि लड़ाई जंग रुकनी नहीं चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बुरी तरीके से कोशिश किया और करने के बाद कालिंजर का जो किला था ये लोगों ने फतेह कर लिया था, ये जीत गए थे। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु सिर्फ 5 साल के शासनकाल में ये मर जाते हैं। अगर ये जिंदा रहते तो सोचो ये क्या करते और कहां से क्या, यानी इतिहास का पन्ना ही ये पलट देते कि आज मुगल का नामो निशान नहीं रहता, सिर्फ इनका ही वंश रहता। इनकी मृत्यु के बाद इनका बड़ा बेटा था आदिल खान, पर वो अय्याश था, उसे बादशाह नहीं बनाया जाता है। इनके छोटे बेटे थे जलाल खान। जलाल खान बादशाह बनता है, जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी के नाम से वो बादशाह बनता है। वो भी बहुत अच्छा बहादुर बादशाह था और अच्छा काम करता है, पर बहुत जल्द उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद उसको भी जो है, पहले शेर शाह सूरी को कालिंजर में ही दफन किया जाता है, बाद में फिर लाकर उनके वसीयत के हिसाब से उनको बिहार में सासाराम में उनका जो मकबरा है सहरसा सासाराम में उनको वहां दफनाया जाता है। उनका जो मकबरा है, लोग जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन लोगों ने बड़े बड़े महल और चीजें बनवाई। ये पहला ऐसा बादशाह था जिन्होंने सबसे पहले अपनी कब्र बनवाई, क्योंकि वो जानते थे कि अंत हमारा यही है, यानी हर इंसान के अंत यही है, सबको मर के चले जाना है। उनका जो मकबरा है सासाराम में, वो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। वो कितनी खूबसूरत ढंग से उसको बनाया गया है जो आज तक एक चर्चा का विषय है। वहीं उन्हें दफन किया जाता है। बाद में इस्लाम शाह सूरी, उनके बेटे को भी वहीं दफन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर उनके छोटे बेटे फिरोज खां बादशाह बनता है, पर बहुत ही जल्द उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके मामू मुबारक खान उनको मार देते हैं और वो खुद बादशाह बन जाता है। और बादशाह बनने के बाद जो है वो अपनी सत्ता चलाता है। लेकिन अब मैं इसमें एक और कहानी ट्विस्ट करती हूँ कि मुबारक खान जो फिरोज खां का मामू था, वो नाम का बादशाह था, सारी हुकूमत यानी हेमू की थी। हेमू नाम का बनिया यानी हमारे आखिरी हिंदू राजा जो ना क्षत्रिय थे ना कुछ, वो इनकी शुरुआत वहां से होती है। ये एक अलग विषय है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगी राजा हेमू के बारे में, पर ये इन्हीं के हाथ में रहता है। फिर बाद में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के साथ जंग लड़ते हुए राजा हेमू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो फिर सूरवंश बिल्कुल सिर्फ 10 साल के अंदर सूरवंश का अंत हो जाता है और वापस मुगल वंश आ जाता है। और मुगल वंश आने के बाद सत्ता जो है पूरी तरीके से इनकी रहती है, और जब तक अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक मुगल वंश ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक डाउन टू अर्थ आदमी, जमीन से उठा हुआ, अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से इस्लामिक था पर वो धर्म निरपेक्ष था। उसने कभी किसी को बेवजह तकलीफ नहीं दी और किसी हिंदू को मारा नहीं और किसी हिंदू के साथ गलत सुलूक नहीं किया। वो सबको अपनी प्रजा समझते थे और सबके साथ बराबरी का सुलूक करते थे। जैसे आप
जैसे हमारे शिवाजी महाराज थे, वो सबको बराबर समझते थे। और इतिहासकारों ने उनके साथ सही नहीं किया, क्योंकि जितना ज्यादा हाईलाइट मुगल वंश को किताबों में किया गया है, उतना ज्यादा जो है बाकी वंशों को नहीं किया गया है। तो ये भी एक गलत चीज है, इन सबको हाईलाइट करना चाहिए था। तो शेर शाह सूरी एक ऐसी शख्सियत जो इतिहास में एक बड़ा नाम कमाते हैं। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद।